हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल ईगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। इससे पहले हमारी 3 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, यानी हमारी इसी सीरीज़ में 4th वीडियो है। इससे पहले हम चैप्टर कवर कर चुके हैं रिस्क मैनेजमेंट, देन हमने किया था सेकंड चैप्टर स्टार्ट ऑफ फाइनेंस, देन फर्स्ट चैप्टर किया था फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। एंड इसी सीरीज़ में आज 4th चैप्टर कवर करेंगे, जिस चैप्टर नंबर 3 जो है सिक्योरिटाइजेशन। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन कितने हैं और क्या क्या है आज के चैप्टर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, सेकंड में फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, कुछ स्टेप से रिलेटेड है वहाँ से उठाए हैं, इसकी मेमोरी ट्रिक बनाई हुई है। देन हमारा है बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा पार्टिसिपेंट इन सिक्योरिटाइजेशन, इसकी भी मेमोरी टेक्निक बनाई हुई है। एंड देन हमारा प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। देन फिफ्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है प्राइसिंग कैसे करते हैं सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट की। 9th क्वेश्चन है सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। तो टोटल 9 क्वेश्चन है आज के सेशन में। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं, हल्की सी अंडरस्टैंडिंग के साथ याद करते हुए जाएंगे। याद करने के वे आउट से हम पढ़ रहे हैं इसको, ना कि डीप अंडरस्टैंडिंग से। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इसी के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन। तो देखो, सिक्योरिटाइजेशन जो होता है, अगर आपको नहीं पता है तो एक बेसिक आइडिया बताओ। बैंक के पास जो उसके डेटर्स होते हैं, जो जब जिनसे वो रिसीवेबल्स होते हैं, वो जब पैसा नहीं दे पाते तो उसको फिर ग्रॉस एनपीए मान लेते हैं। एक साल अगर 90 दिन से ऊपर ओवरड्यू हो जाता है, फिर उनकी टर्म होती है जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर डाउटफुल, एंड देन बाद में ऑडिटर बोल देता है, लॉस एसेट डिक्लेयर कर देते हैं कि उनसे पैसा जो रिकवर नहीं हो सकता, तो बैंक उस पर प्रोविज़न बना देता है। अब क्या करता है बैंक, तो सिर्फ रिकवर कुछ कर नहीं पाया, जनरली बैंकिंग के लिए स्टार्ट हुए, तो बैंक क्या करता है, उनको उठा के सेल आउट कर देता है डेटर्स को उसकी बैलेंस शीट से। इसी को सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। और जो बंदी कंपनी होती है वो खरीद लेती है इसको, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो सबसे पहले क्या करता है बैंक, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट। तो बैंक क्रिएशन, जो भी असेट्स हैं उन सबका इन सबको उठाता है और एक पूल बनाता है उसका, ठीक है, सबको इकट्ठा करता है एंड सेल आउट कर देता है। ट्रांसफर है एसपीवी। एसपीवी वही होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो ट्रस्ट हो सकती है, कंपनी हो सकती है, जो भी है, वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। अब जो कंपनी बनी है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको भी वर्क करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं से सिक्योरिटाइज पेपर इशू करते हैं, आइदर इन बॉन्ड्स और जो भी होता है, और वो इन्वेस्टमेंट लेती है लोगों की, और जैसे जैसे रिकवर करते हैं उन लोगों का इन्वेस्टमेंट पे बैक कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं वो लोग। उसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट, इसके बाद जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो एडमिनिस्ट्रेशन तो करेगी एसेट्स का जो एक्वायर किया, उन पर फॉलो अप लेना, उनका चेक करना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना है, ये सब। रिकोर्स टू ओरिजिनेटर क्या होता है, इस 4th 5th स्टेप में क्या है, अगर मान लो कल को रिकवर कुछ नहीं कर पाई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो अगर आपके एग्रीमेंट में ये है कि रिकोर्स टू ओरिजिनेटर हमारा बैंक हुआ, तो बैंक को वापस कर सकते हैं वो एसेट, मतलब बैंक को वापस आ जाएगा। तो बैंक का रिस्क जो था, बैंक ने ट्रांसफर किया था कुछ पैसे लेके, जो भी जितने में भी सेल किया था या कॉन्ट्रैक्ट पे किया था, जितना भी रिकवर होगा उसका कुछ परसेंटेज, तो बैंक का वो रहता है कि अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी उसका रिस्क मैनेज करने की, तो बैंक को वापस आ जाता है जब वो रिस्क, उसको बोलते हैं रिकोर्स। और नॉन रिकोर्स होता है, एक बार बैंक ने बेच दिया, एसपीवी में ट्रांसफर कर दिया, तो फिर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, बैंक का बेनिफिट हो जाता है वहाँ पे। बट एसेट रिकंस्ट्रक्शन तो 2 तरह के एग्रीमेंट होते हैं, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। उसके बाद चलते हैं रीपेमेंट ऑफ फंड्स, 6th स्टेप है। जो जब भी रीपेमेंट आता है इंटरेस्ट का, वो रीपेमेंट मैनेज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट करते हैं इन्वेस्टर्स को और बैंक ओरिजिनेटर को, जो भी टर्म एंड कंडीशन है उनकी। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग इंस्ट्रूमेंट को दी जाती है। जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एसपीवी है, जब भी वो इशू करेगा सिक्योरिटाइज पेपर, तो उसको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, बिकॉज विदाउट क्रेडिट रेटिंग तो कुछ हो नहीं सकता, तो वो इशू नहीं होंगे पेपर उसके। तो क्रेडिट रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये 7 पॉइंट है इसमें। क्रिएशन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एसेट्स को, उसके बाद सेल करेंगे सिक्योरिटाइज पेपर की इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एडमिट करेंगे एसेट का, देन रिकोर्स अगर ओरिजिनेटर बैंक के पास जाएगा, और रीपेमेंट ऑफ फंड्स होगा जो भी है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग देनी पड़ेगी इंस्ट्रूमेंट को। 7 पॉइंट्स हैं, ये स्टेप्स हैं सिक्योरिटाइजेशन की। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। फर्स्ट में हमने स्टेप्स पढ़े थे, यहाँ पे फीचर्स काइंड ऑफ स्टेप्स में भी ले सकते हैं, बट इसमें स्पेसिफिक दिया है तो हम स्पेसिफिक जाएंगे। तो इसका ना एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है, BTS क्रिएटिंग होमोजेन ट्रेंचिंग। BTS जो एक फेमस डांसिंग कोरियन ग्रुप है, तो काफ़ी वायरल होता है वो आजकल, काफ़ी लोग देखते हैं उसको। BTS क्रिएटिंग होमोजेन ट्रेंचिंग, किसका फीचर्स और सिक्योरिटाइजेशन पूछा जाता है। BTS से आपको याद आ जाएगा बंडलिंग अनबंडलिंग, T फॉर टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, S फॉर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, देन क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, देन आपका होमोजेनिटी एंड ट्रेंचिंग। तो ये 6 पॉइंट है। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे जो पेपर ऊपर बनाया था हमने इन्वेस्टमेंट लेने के लिए,
ठीक है। और बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, वो सारी असेट जब पहले एसपीवी के पास जाती हैं, फिर एसपीवी उसको दोबारा अनबंडल करता है, बंडलिंग करके जाती है, फिर अनबंडल करता है। टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट तो हो ही जाता है, बैंक का भी रिस्क कम हो गया और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी अगर रिकवर हो गया तो अर्निंग भी हो जाती है और रिस्क भी कम हो गया। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस तो है ही एक तरह से, क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है, तो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस है, टेलर मेड। ट्रेंचिंग क्या होता है? ट्रेंचिंग ये होता है, मान लो अलग अलग लेवल के रिस्क है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट के जो भी है, हाई लो रिस्क रिटर्न हाई रिटर्न के जो ट्रेंच में ये इशू करते हैं सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट। एंड होमोजेनिटी, होमोजेन ट्रेंच अकॉर्डिंगली होमोजेनियस नेचर के होते हैं, मतलब छोटे छोटे इंटरेस्ट रेट के काफ़ी सारे जो स्मॉल अमाउंट है उनको एक साथ में इशू कर दें। तो ये 6 पॉइंट है। BTS क्रिएटिंग होमोजेन ट्रेंचिंग, BTS बंडलिंग अनबंडलिंग, टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एज पर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, आपका होमोजेनिटी क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड देन हमारा ट्रेंचिंग। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइज, बेनिफिट, सॉरी ये दोबारा से सेकंड लिखा गया, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे 10 हो जाएंगे फिर नीचे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये, इसको थर्ड कर दूंगा मैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। बेनिफिट अब दो लोगों को होंगे, एक तो बैंकों का जिसने सेल किया उनको, जो भी है उसके में फिक्स एसेट पड़ी हुई थी NPA, और एक जो हमारा दूसरा इन्वेस्टर्स होते हैं जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो दो का पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की हो क्योंकि उसकी पहले ही प्रोविजन बनाया होता है, वैल्यू तो होती नहीं है, ना ही रिकवर होने वाला है, तो आउट ऑफ बैलेंस शीट ही काम हो जाता है सारा प्रोसेस सिक्योरिटाइजेशन का, कुछ मनी भी अर्न हो जाएगी। देन सेकंड पॉइंट आता है मोर स्पेशलाइजेशन। अब इन्होंने ट्रांसफर कर दिया तो अब ना तो उनको फॉलोअप करना, ना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वगैरह का कुछ भी देखना, तो अब वो अपनी मेन बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं और लोन इशू करने में, या जो भी बैंक की रेगुलर नॉर्म्स वर्किंग है उसमें। रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट कैसे होती है? क्रेडिट एनहेंसमेंट करके, जब दीज सिक्योरिटीज कैन बी इशूड एट बोरो एंड ओवर स्प्रेड, तो इसमें भी अर्न कर लेते हैं जो बैंक्स है कि उनको कम सस्ते में लोन ले दिया, बट खुद जब दिया तो महंगे में दे दिया, तो रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट पे मिल जाते हैं चीज़ें। थर्ड है एंगल, इन्वेस्टर के एंगल से क्या क्या है? 3 पॉइंट है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क क्या होता है? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बैक बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट प्रोवाइड द डाइवर्स। तो देखो अलग अलग ट्रेंचेस में दिया था अलग अलग रिस्क, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है रिस्क का, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट ने, जो ARC ने इशू किए थे। अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक्विजिशन ऑफ एसेट बैक्ड बाय बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री। तो एक रेगुलेटरी, जैसे माइक्रो इंडस्ट्री की अगर एसेट एक्वायर किए तो उसकी पीछे एक उनका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि इसको इस लेवल से ही आप क्या है उनकी फॉलो करनी पड़ती है रिक्वायरमेंट, जैसे सेबी की होती है या कोई और MSME है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होती है, तो ये सेफर साइड पर होता है इन्वेस्टर, तो उसका बेनिफिट होता है ये चीज़। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट, कोई प्रोटेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट डिफॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कैसे? रिकोर्स अरेंजमेंट है, तो वापस से बैंक के पास चला जाएगा इन्वेस्टर जो भी है, क्योंकि बैंक के पास रिस्क गया, क्योंकि बैंक से लिया था, बैंक को तो कुछ मिलने वाला नहीं था, बट इन केस मिल रहा है तो बेटर है, बट नहीं मिलता तो रिकॉर्ड वापस रिस्क जाएगा उसमें, तो ये होता है रिकोर्स। तो 3 पॉइंट यहाँ पे इन्वेस्टर के एंगल से, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। ऊपर था हमारा 3 ओरिजिनेटर, बैंक का क्या इशू? बैंक अपने बिजनेस में फोकस कर सकता है, मेन फोकस, मेन स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस। देन ऑफ बैलेंस फाइनेंसिंग होता है, और हेल्प टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रेशियोज भी 1 पॉइंट कम कर दिए, 4 पॉइंट हो गए। इम्प्रूव फाइनेंशियल रेशियो भी इम्प्रूव हो जाते हैं क्योंकि ग्रोस NPA कम हो गया, तो ये थर्ड पॉइंट होगा इसका। 1 मिनट, फाइनेंशियल रेशियो इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको बाद में ठीक कर दूंगा, मैं PDF जब इशू करूँगा। तो ये 4 पॉइंट हो जाते हैं बैंक के पॉइंट से, 3 पॉइंट हो जाते हैं आपके इन्वेस्टर के एंगल से, तो आप देख लेना, इसको याद कर लेना। ये समझने के लायक है, तो इसमें कुछ ट्रिक वगैरह नहीं बनाई, ज़्यादा मेमोरी ट्रिक भी नहीं बनानी चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन। पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं सिक्योरिटाइजेशन में? तो प्राइमरी पार्टिसिपेंट 3 होते हैं। फर्स्ट ऑफ ओरिजिनेटर यानी कि बैंक, दूसरा स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कंपनी बनती है, जो जहाँ पे ट्रांसफर करते हैं सारी एसेट लायबिलिटीज। देन इन्वेस्टर जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो सिक्योरिटाइज पेपर इशू होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो 3 OSI, तो इसको OSI से याद कर लेना, 3 पॉइंट याद नहीं है माइंड में, तो इसकी मैमटाई O से स्टार्ट होता है, बिकॉज OSI ओरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल, इन्वेस्टर। सेकंड पॉइंट जाते हैं हम, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट कौन से हैं? इसका भी O से स्टार्ट किए तो ताकि लर्न रहे। O ट्रेसेस क्या एक वेबसाइट होती है, तो O ट्रेस करना होता है ना इनको सेकेंडरी पार्टी, तो ऐसा ट्रेसेस बना दिया है। O से ओब्लिगर, R4 एंड T से क्या है? ट्रस्टी, R4 क्या है हमारा? रेटिंग एजेंसी, A4 क्या है? एजेंट, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, एंड C4 हमारा जो रहेगा क्रेडिट एनहेंसमेंट, C एंड E से, और S से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, स्ट्रक्चर नॉट फाइनेंस। तो ये 6 पॉइंट्स है, ठीक है। ओब्लिगर कौन होता है? वो बंदा जिन्होंने डिफॉल्ट किया है, जो बैंक की एसेट में बैलेंस शीट में खड़े होते हैं।
रेटिंग एजेंसी चाहिए होती है, बिकॉज वो सिक्योरिटाइज जब इशू करते हैं तो उसकी रेटिंग बढ़ानी होती है, तो रेटिंग एजेंसी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। रेटिंग एजेंसी के क्या काम होते हैं, 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। स्ट्रेंथ करती है कैश फ्लो को मैकेनिज्म टू टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्रेडिट क्वालिटी इंक्रीज करती है सिक्योरिटी की, लिक्विडिटी सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ करती है लीगल फ्रेमवर्क को। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट जो होते हैं वो बंदे जो पैसा रिकवर करते हैं वहाँ से, वो लोग रिसीविंग एजेंट और ट्रस्टी आर अपॉइंटेड टू, तो बंदे अपॉइंट होते हैं जो ओवरसी करते हैं पूरा मैनेजमेंट जो होता है एसपीवी का या जो वो एआरसी है उसका, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो इन सब को साथ में लेके आता है, वो जो पूरी स्कीम को अरेंज करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ओरिजिनेटर, इन्वेस्टर, क्रेडिट एनहांसर, अदर पार्टीज, तो वो स्ट्रक्चर होता है। 6 पॉइंट ओ ट्रेसेस, O फॉर ओब्लिगेट, T फॉर ट्रस्टी, और R फॉर हमारा ये रिसीविंग रेटिंग एजेंसी, एंड A फॉर एजेंट, रिसीविंग एंड पे एजेंट, CE क्रेडिट एनहांसर, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 6 पॉइंट ये हो गया हमारे सेकेंडरी पार्टिसिपेंट। प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है सिक्योरिटाइजेशन में, तो स्टेल, STIL, स्टेल स्टैम्प ड्यूटी, देन हमारा T फॉर टैक्सेशन, A फॉर अकाउंटिंग, I फॉर इनएडिक्वेट डेब्ट मार्केट, I फॉर इनएडिक्वेट फोरक्लोजर लॉ, एंड L फॉर लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। पॉइंट ए, स्टैम्प ड्यूटी कई स्टेट्स में ज़्यादा होती है, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी इज़ वन ऑफ द इशू इन दिस ऑब्स्टेकल, बिकॉज काफ़ी स्टेट्स में हाई है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना। टैक्सेशन कुछ डिफाइंड नहीं है कि इनकी टैक्सेशन कैसे होना चाहिए, तो टैक्सेशन एक अनदर इशू ऑफ एक और कंसर्न है इस चीज़ में सिक्योरिटाइजेशन की प्रॉब्लम जो इंडिया में है, क्योंकि टैक्सेशन का डिफाइन नहीं है। अब इस पर टैक्स किस वे में लगेगा, किस सेक्शन हेड में लगेगा। अकाउंटिंग में भी इनका कुछ है नहीं, क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग होती है, तो कुछ है नहीं कि इसको कैसे अकाउंट किया जाए, तो ये भी ये प्रॉब्लम है इन सिक्योरिटाइजेशन की। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कोई फॉर्मेट तो है नहीं, कोई लॉ तो है नहीं रेगुलेट करने के लिए, सबका अपना अपना फॉर्मेट होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डेट मार्केट, मानना है कि डेट मार्केट इंडिया में अभी इतना है नहीं डेवलप्ड जितना इसके लिए चाहिए। और इनएफेक्टिव foreclosure laws are not supporting to lending institution, this makes securitized instrument especially mortgage backed security less attractive as difficult। तो ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है। स्टेल याद कर लेना, S फॉर स्टैम्प ड्यूटी, T फॉर टैक्सेशन, A फॉर अकाउंटिंग, I फॉर inadequate debt market, inadequate foreclosure law, and L फॉर lack of standardization। तो 5th क्वेश्चन भी खत्म हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, आप कैसे व्हाट आर द सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट, पे थ्रू सिक्योरिटीज, देन इंटरेस्ट स्ट्रिप्ड, यानी कि इंटरेस्ट ओनली, और हमारा प्रिंसिपल ओनली। तो पास थ्रू सर्टिफिकेट, जैसा कि नाम है, सिर्फ सर्टिफिकेट है, होता है कि सारा पास ही करना है, जो भी रिसिप्ट होती है कैश, इन्फॉर्मेट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो भी ओरिजिनेटर जो जिसने सेल की, मतलब बैंक के पास अगर कल को पेमेंट आती है उसकी जो रिकवर होती है, तो बैंक सारे ट्रांसफर उसको कर देगा जिनका उस पर डायरेक्ट क्लेम है, यानी कि इन्वेस्टर्स का SPV पे जो भी है, ठीक है, जिन्होंने सिक्योरिटाइज किया है इसको उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, तो उनका असेट होता है सारा उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। पे थ्रू सिक्योरिटीज, इसमें क्या होता है, इसमें यह हो सकता है उस पैसे को थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए, और जब उससे रिकवरी होगी, कुछ भी इंटरेस्ट अर्निंग होगी या डेट या जैसे भी अर्निंग होगी, उसमें से धीरे धीरे ट्रेंचेज में दे दिया जाएगा उसको, उनको पैसा, जो भी इन्वेस्टर्स है, और वो उनको फिर ऐसे पेमेंट किया जाएगा। तो इसमें पे थ्रू सिक्योरिटी, मतलब ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ये PTC की जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए बनाया गया। देन चलने आ गया स्ट्रिप्ड सिक्योरिटी। स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज़ में 2 टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं, एक होती है हमारी इंटरेस्ट ओनली, दूसरी होती है प्रिंसिपल ओनली। इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज़ में अब इंटरेस्ट पे ही वो बंदे जो हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो उसी पे करते हैं। अब ये क्या है, जैसे कि मार्केट में इंटरेस्ट का रेट बढ़ता है, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज़ है वो फॉल करने लग जाएंगी, क्योंकि जो उनकी पेमेंट है वो पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि महंगा है अभी इंटरेस्ट रेट, तो पेमेंट कहाँ से कर पाएंगे वो लोग। बट अगर इंटरेस्ट डाउन होता है तो वो लोग जल्दी पेमेंट कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे PO का प्राइस रेंज हो जाता है। जब इंटरेस्ट फॉल होता है तो अपोजिट रिलेशनशिप जाता है, ऐसा ही इंटरेस्ट रेट में रहता है, ठीक है। तो ये दोनों का पोर्शन होता है अपना, इंटरेस्ट ओनली, प्रिंसिपल ओनली। तो 3 टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, PO, पे थ्रू सिक्योरिटी, पास थ्रू सर्टिफिकेट, पे थ्रू सिक्योरिटी, देन स्ट्रिप्ड ओनली, और इंटरेस्ट स्ट्रिप्ड में इंटरेस्ट ओनली और प्रिंसिपल ओनली। तो ये हमारा था 6th क्वेश्चन, 6 नहीं 7 था, तो कोई क्वेश्चन में गड़बड़ है मैं कर दूंगा, 9 या 10 क्वेश्चन है। अब चलते हैं प्राइसिंग कैसे करते हैं हम सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट की। प्राइसिंग होती है, देखो 2 तरीके से, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स देखते हैं, एक तो ओरिजिनेटर के पॉइंट से, एक इन्वेस्टर के पॉइंट से। ओरिजिनेटर के पॉइंट से क्या होता है, अब देखो बैंक ने सब कुछ प्रोविजन वगैरह बनाया जाता है, लॉस असेट होती है, अब उस पर कुछ रिकवर होने की उम्मीद तो होती नहीं है, बट फिर भी उसको इस प्रोसेस में कुछ दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन आर डन, एक्सप्लेन द प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट।
फ्रॉम ओरिजिनेटर्स एंगल एंड देन इन्वेस्टर्स एंगल। ओरिजिनेटर का एंगल क्या होता है, ओरिजिनेटर को अब कुछ पैसा इनकर तो करना पड़ता है आउटफ्लो, तो उसका ये होता है पीरियड ऑफ टाइम में वो भी अमोर्टाइज हो जाए, इतना रिकवर हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि पहले कुछ वो स्कोप तो होता नहीं है उसका, ठीक है। तो ऐसे इतने लेवल पे प्राइस हो वो जो इंस्ट्रूमेंट है कि उसका जो भी आउटफ्लो होने वाला है वो रिकवर हो जाए। इन्वेस्टर का एंगल ये होता है जितना वो अगर यहाँ नहीं लगा के, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करके किसी मार्केट सिक्योरिटी में लगाता है, या डेट लेता है, या कोई डिवेंचर ले लेता है, या किसी और मार्केट सिक्योरिटीज में लगाता, तो कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है वो रिकवर हो जाए, यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी, जो हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ा है, यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने का, कि लास्ट तक आप जब तक होल्ड करते हो तब तक आपको कितनी अर्निंग करके देते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी कि KD, कॉस्ट ऑफ डेट। तो वो वाला पॉइंट है, इन्वेस्टर के एंगल से वो होता है प्राइसिंग, और ओरिजिनेटर के एंगल से होता है जो भी आउटफ्लो होने इनकर होने वाला है वो उसको रिसीव हो जाए, ठीक है। तो 8 पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन पे लिखा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिक्योराइजेशन इन इंडिया। तो ये वैसे याद हो जाते थे, वो सिटी बैंक लेके आया था सबसे पहले, ऑटो लोन्स के लिए लेके आया था, ठीक है। उसके बाद सेल्स टैक्स, डेफरल्स एंड एयरक्राफ्ट रिसीवेबल्स में भी इसको अप्लाई किया गया है। इसमें हाईलाइटेड पॉइंट याद रख लेना एग्जाम के लिए, उसके सरफेसिया एक्ट जो था उसने भी इसको बढ़ावा दिया, ठीक है। इसमें क्या NPA विदाउट अप्रोचिंग कोर्ट सॉल्व हो जाते थे, एंड देन ये मार्केट एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया। देन ये कुछ लिखा है ये पढ़ लेना। उसके बाद लिखा है हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, सिक्योराइजेशन कौन कौन लेके आए, ICICI बैंक, फिर HDFC बैंक, फिर NHB बैंक लेके आए। 70,000 करोड़ का बिजनेस किया इन्होंने क्रिसिल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन 2016 फाइनेंशियली। और अब सेबी ने FPI भी अलाउ कर दिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटाइज डेब्ट ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज अप टू ए सर्टेन लिमिट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर सिक्योराइजेशन का चैप्टर नंबर 3। वीडियो पसंद आएगी और आपको हेल्पफुल लगती है वीडियो कोई भी इनमें से, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो पाए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर वेल, डू वेल, एंड अब ज़्यादा टाइम है नहीं बचा, 37 डेज रह गए हैं, तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू